नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। याद रखिए, दिन हर बुधवार शाम 3:30 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, खास सेगमेंट जहां पर हम आम निवेशकों, आम दर्शकों के सवालों को शामिल करते हैं। और इस मुहिम से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपके स्क्रीन पर एक QR कोड हम दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को आपको स्कैन करना है और व्हाट्सएप पर अपना सवाल, अपना परिचय हमें टाइप करके भेज देना है और हम आपसे सीधा संपर्क करेंगे और आपको कॉल्स के जरिए इस चर्चा में जोड़ेंगे। याद रखिए, हर बुधवार 3:30 बजे। इसके अलावा शेयर बाजार सबका अधिकार हम हर दिन 11 बजे भी लेकर आते हैं, सोमवार से शुक्रवार आपके लिए। लेकिन खास तौर पर 3:30 बजे हम एक अतिरिक्त समय अपने आम निवेशकों को देते हैं हर बुधवार को। और आज आपके तमाम सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और इसके साथ ही फंडा एक्सपर्ट संतोष सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। चलिए फटाफट से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। रवि प्रकाश का सवाल है BL और DLF पे। रवि प्रकाश, आप हमारे साथ बने हुए हैं, तो पूछिए। लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनका सवाल हमारे पास है। BL और DLF पे सवाल है। BL जो है, उन्होंने 118 की प्राइस पर बाइंग की है और DLF जो है वो 415 की बाइंग है। और क्या जबरदस्त मुनाफा उनको होता हुआ। और राय यहां से तो बनेगी। BL पे आज भी हमने चर्चा की थी और रियल एस्टेट सेक्टर पे तो हम अलग से शो कर चुके हैं। तो DLF और BL दोनों ही क्वालिटी स्टॉक इन्होंने रखे हैं और क्या शानदार लेवल पे BL में एंट्री देख लीजिए। DLF 415 के भाव पे उन्होंने एंट्री हुई है। चलिए संतोष जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। दोनों ही स्टॉक में जिस लेवल पे रवि ने एंट्री की है, मुनाफा जबरदस्त होता हुआ। जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े मुनाफे पे आदमी बैठा हो तो थोड़ा सा होता है, ऑप्टिमिस्टिक भी हो जाता है, क्योंकि ट्रेंड्स अभी इन दोनों ही सेक्टर में जबरदस्त हैं। जरा बताइए क्या नजरिया बन रहा है। देखिए, BEL जो कि डिफेंस सेक्टर में कैटर करती है, मुझे लगता है कि इसमें भी बने रहना चाहिए इनको, क्योंकि 76,000 करोड़ के ऊपर का जो ऑर्डर बुक कंपनी के पास है। आने वाले दिनों में जो गवर्नमेंट बता रही है कि डिफेंस की जो डिपेंडेंसी होगी वो इंडिजिनसली होगी, जिसके कारण कि घरेलू जितनी भी कंपनियां हैं और खासकर सरकारी कंपनियों, क्योंकि उनको काफ़ी प्रिविलेज दिया जा रहा है कि वो जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ले मेक इन इंडिया में, और ले भी रही हैं। और उसका कारण हम इनके ऑर्डर बुक को स्वेल होते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लंबी अवधि का नजरिया बनाकर बने रहें, और भी काफ़ी गुंजाइश यहाँ दिखती है। जहाँ तक DLF की बात, देखिए जो ह्यूमन बीइंग के लिए जो सबसे नेसेसिटी चीज़ है, रोटी, कपड़ा और मकान। और जैसे-जैसे हम जो है आमदनी बढ़ती है, आदमी रोटी से कपड़े, कपड़े से मकान की तरफ, डिस्क्रिशनरी इनकम अगर आपकी बढ़ती है, तो जो है अच्छे मकान लेते हैं। और कोविड के बाद ये चीज़ देखी जा रही है कि मकान जो ले रहे हैं लोग, उसमें प्रीमियम जो फ्लैट्स हैं, वो ज़्यादा बिक रहे हैं, और उसमें DLF इज़ वन ऑफ देम। सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की DLF, लेकिन थोड़ी महँगी ज़रूर दिखती है, क्योंकि आप देखें कि नोएडा के आस-पास जो रीजन है, NCR रीजन हम कह लें, तो वो जो रीजन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है डिमांड्स आई हुई है, जिसके कारण कि इनको काफ़ी वैल्यूएशन मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि रियल एस्टेट इज़ हियर टू स्टे, क्योंकि 7% ऑफ GDP अभी है। आने वाले 15 से 20 सालों में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 15% ऑफ द GDP ये मार्केट हो जाएगा। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी जगह पे हैं वो। लेकिन दूसरी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि वैल्यूएशन थोड़ा रीजनेबल है। मुझे लगता है कि वहां पर प्रेस्टीज एस्टेट देखा जा सकता है, और दूसरी कंपनी जो है ओबेरॉय रियल्टी, जो कि दोनों प्रीमियम सेगमेंट को कैटर करते हैं। तो ये राय आपके स्टॉक पे और दोनों ही में बने रहने की सलाह। अगले हमारे दर्शक हार्दिक हैं जो हमारे साथ बने। हार्दिक, नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अहमदाबाद गुजरात से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मेरे पास एमटार के 26 शेयर है, 575 प्राइस के। ठीक है, सबसे पहले तो आप बधाई स्वीकार करिए, क्योंकि आपने जिस लेवल पे लिया है उससे मुनाफा आपको होता हुआ। आगे कितना नजरिया रख रहे हैं, कब तक रुक सकते हैं? 1 साल तक। 1 साल तक। चलिए, तो एमटार टेक पे हार्दिक का सवाल, 1 साल का नजरिया और 575 की बाइंग, मुनाफा यहां पर होता हुआ। लक्ष्मीकांत जी बताइए, एमटार टेक पे आपकी राय क्या होगी?
ठीक है, अगर इसके पिछले हफ्ते का ट्रेंड देखें तो काफी बुलिश रहा है और इसने निचले लेवल से पुल बैक शो किया है और वहां पर इसने बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया है। तो मुझे लगता है कि इनको ये स्टॉक होल्ड रखना चाहिए। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका जो व्यू है वो 1 साल का है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में 2300 के लेवल्स को टच कर सकता है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही है और इसने एक अच्छा खासा पुल बैक दिया है, तो होल्ड की ही सलाह रहेगी इस स्टॉक में 2300 टारगेट के लिए। तो होल्ड करने की सलाह, 2300 के लक्ष्य के लिए यहां आप बने रह सकते हैं। नवीन है हमारे साथ पुणे महाराष्ट्र से। नवीन, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या जानना चाहते हैं। डीलिंग के शेयर्स हैं 328 में लिए थे और आई थिंक 318 है। मेरा लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो बस इसके बारे में जानना था। ठीक है, लंबी अवधि का नजरिया, फिलहाल इनके भाव से नीचे है स्टॉक, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं है। आज की तेजी जो है उस गैप को थोड़ा और कम करती हुई। तो डीलिंग पर संतोष जी क्या राय होगी? 328 की खरीद है, इनके भाव के ऊपर कब तक आ जाए स्टॉक? देखिए, मुझे लग रहा है कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा जो है लास्ट ईयर काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं और वैल्यूएशन वाइज काफ़ी रिजनेबल है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इनके तो भाव आ सकते हैं। मुझे लगता है इसमें होल्ड करना चाहिए, थोड़ा मध्यम अवधि से लंबी अवधि का नज़रिया रखें, क्योंकि कंपनी इसी साल बहुत अच्छा कह लें कि मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। कि मुनाफा ही नहीं, रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छी बढ़त हुई है, मतलब मार्केट शेयर गेन किया है इन्होंने। मुझे लगता है कि मीडियम से टू लॉन्ग टर्म का व्यू बना के बने रहें, तो यहाँ से भी 25 से 30% एटलीस्ट मिल सकते हैं इनको। तो ये इस वक्त आपको नजरिया बेहतर संकेत स्टॉक में नजर आते हुए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले दर्शक हैं, उनका नाम जो उनका यूट्यूब हैंडल है वो फिटनेस सॉल्यूशंस के नाम से है। आईटीआई पे राय जानना चाहते हैं। 2000 शेयर हैं, 340 के भाव पे इन्होंने आईटीआई का शेयर परचेज किया हुआ है। और फिर से मैं लेवल बता दूं, 340 के भाव पे आईटीआई का इन्होंने शेयर परचेज किया है। 6 महीने का नजरिया है। नाम भी इन्होंने अब दे दिया है। सनी सिंह चंडीगढ़ से हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा हुआ है। लक्ष्मीकांत जी, आईटीआई लिमिटेड ऊपर की खरीद है, 340 रुपए की एंट्री है, क्या आपकी राय होगी? 6 महीने का नजरिया चाहते हैं। एक्चुअली इस स्टॉक्स ने एक पीक बनाया था जनवरी में, जिसका हाई था 384 का। उसके बाद से यहाँ पे हमें कंसिस्टेंट लोअर हाई लोअर बॉटम के साथ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। हालांकि पिछले हफ्ते इसमें एक बाउंस बैक मूव दिखाई दिया है, पर जब तक ये स्टॉक अपने 20 DMA के नीचे सस्टेन करता है, जो कि 298 से लेकर 300 के आसपास आ रहे हैं, जब तक इसमें थोड़ी बिकवाली बनी रहेगी। और मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक 250 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, तब इनको एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा और फिर ये स्टॉक निचले स्तर जो कि 210 से लेकर 220 के जोन में आ रहे हैं, वहां तक ये स्टॉक नीचे फिसल सकता है। तो अगर इन्होंने बाय करके रखा है तो मेरे हिसाब से 245 का स्टॉप लॉस लेकर चले यहाँ पर। ठीक है, तो ये नजरिया आपके स्टॉक पर इस वक्त आता हुआ। कुछ और यूट्यूब सवालों को लेते हैं। रितेश मेहरोत्रा का सवाल है टाटा पावर पे, और यहाँ पर उनकी बाइंग प्राइस 305 है। तो पहले तो रितेश जी आपको बधाई देनी होगी, क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल पे एंट्री की है और इस वक्त आप इस तेज़ी का आनंद भी ले रहे होंगे। अगले 3 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, 3 साल के लिए नजरिया चाहते हैं। संतोष जी, टाटा पावर सेक्टर पर बुलिश नजरिया है तमाम एक्सपर्ट्स का, आप सभी वक्त वक्त पे राय देते हैं और इनकी तो बाइंग भी काफी अच्छी है। 305 रुपए पर इन्होंने खरीदारी की है। बताइए 3 साल के लिए आपका व्यू क्या बन रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि काफ़ी वेल प्लेस्ड है कंपनी। 3 साल के लिए अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री को ही देखें तो उनका जो है नज़रिया है कि कंपनी में एटलीस्ट जो है नेट प्रॉफिट डबल हो सकते हैं, और अगर नेट प्रॉफिट कभी भी कंपनी के डबल होते हैं, उस सेम पीरियड में अगर आप देखें तो स्टॉक प्राइस में उससे ज़्यादा गेन आता है। तो मुझे लगता है कि आपको एकदम होल्ड रखें, क्योंकि टाटा के मैनेजमेंट जो कभी भी कुछ कहते हैं तो हम उसको जो है दरकिनार नहीं कर सकते, काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए उनको। और जब से उन्होंने ये बात कही है, मुझे लगता है कि 150 रुपए से ज़्यादा स्टॉक प्राइस में गेन भी आ चुका है। जिस तरह से आने वाले टाइम पे रिन्यूएबल पे फोकस है कंपनी का, वो काफ़ी जो है अच्छा है, क्योंकि कंपनी बता रही है कि 2045 तक नेट जीरो एमिशन की बात कर रहे हैं वो, जो कि बहुत अच्छा है। प्लस ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है कंपनी जो है वो सिंगल हैंडेडली इंडिया में काम कर रही है। ईवी में अगर आप देखें सेल्स नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ है उसमें।
तो आने वाले दिनों में इन सारी चीज़ों का जो लाभ इस कंपनी को मिलेगा, तो बने रहने की सलाह होगी। लंबी अवधि का नज़रिया जैसा कि उनका भी है, इसको रखें, अच्छा गेन आ सकते हैं। तो लंबी अवधि का नजरिया, क्वालिटी स्टॉक का आपने परचेस किया हुआ है। अगले दर्शक हमारे साथ लाइव कॉल पे जुड़े हुए हैं, दिनेश हैं महाराष्ट्र से। दिनेश जी नमस्कार, महाराष्ट्र में कहाँ से बात कर रहे हैं? ये आरवी से बात कर रहा हूँ मैं। जी जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा येस बैंक है सर, 2950 लिया हुआ। अच्छा, 29 रुपए पे। 29 रुपये 50 पैसे। ठीक है। एक और स्टॉक भी है आपका कोई? ये अडानी पावर। वो किस भाव पे लिया आपने? 100 रुपए। टाटा पावर का बता रहे उसमें ठीक है, अडानी पावर 100 रुपए के भाव पे लिया है, यस बैंक 29 रुपए के भाव पे इन्होंने और 32 खरीदारी रुपये की हुई है। 50 पैसे, पहले तो अदानी पावर में तो आपको अच्छा खासा फायदा यहाँ पर होता हुआ। चलिए, सबसे पहले तो उसकी बधाई आपको। लेकिन यस बैंक पर सबसे पहले आपका व्यू लेते हैं, कंसर्न वहाँ ज़्यादा है। संतोष जी, यस बैंक 29 रुपए की खरीदारी है। वो जो एक रैली यस बैंक ने दिखाई थी, शायद वहाँ पर ये फंस गए। यहाँ से बताइए, इनका भाव कब तक आने की उम्मीद आपको लग रही है? देखिए, एटलीस्ट नियर टर्म में तो काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि जो है कंपनी के जो कहने के फंडामेंटल्स हैं एटलीस्ट ब्लीक दिख रहे हैं, और वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं। 14 रुपए के आसपास कंपनी का बुक वैल्यू है, और 24 रुपए पे शेयर ट्रेड हो रहा है, जो कि वैल्यूएशन वाइज जो है वो काफ़ी महंगा है। ग्रोथ जो है काफ़ी धीमी रही है इसकी, दूसरे बैंकों की अपेक्षा अगर आप देख लें। रिकवरीज काफ़ी स्लो रही हैं एनपीएस की, जिसके कारण कि इनके बुक वैल्यू में जो है बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, और वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेस्ड हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको दोबारा कभी भी 29-30 रुपए अगर मिलता है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें। और जो है दूसरी जो बेहतर बैंकें हैं, एटलीस्ट अगर वहाँ देखें, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तमाम बैंकें हैं जहाँ पर कि आपको अच्छे मुनाफे की उम्मीद हैंस फोर्थ भी हो सकती है, क्योंकि उनके वैल्यूएशंस एटलीस्ट इनसे कम है, और अपॉर्चुनिटी साइज इनसे ज़्यादा है वहाँ पे। एक और सवाल है इनका अदानी पावर पे। अभी हम पावर स्टॉक्स पर भी बात कर रहे थे, एनटीपीसी की भी आज हमने चर्चा की थी। अदानी पावर 100 रुपए की खरीद है, अच्छा मुनाफा यहाँ पर होता हुआ, होल्ड करेंगे आगे के लिए? देखिए, मतलब हिंदी में बोलते हैं ना कि सब सैयां वेले कोतवाल तो डर काहे का। तो इनको तो एकदम डर नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी जगह पे इन्होंने, जब जो है न्यूज आई थी, मुझे लगता है कि उसी के आसपास लिए होंगे जब हिंडलबर्ग की न्यूज आई थी, उसके पास लिया इन्होंने, तो होल्ड करने की सलाह होगी। वैल्यूएशन वाइज भी देखें, 10 के पी पर है, और जो जिस तरह की अपॉर्चुनिटी साइज है इंडिया में, कह रहे हैं कि जो फोकस है, और पावर डेफिसिट कंट्री है, जिसपे कि पावर सरप्लस की बात कर रहे हैं हम, आने वाले सालों में हो सकते हैं, तो वहां पर इन सारी कंपनियों को काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, होल्ड करने की सलाह होगी। वैल्यूएशन भी काफी रिजनेबल है। अगला सवाल लेते हैं यूट्यूब से। रेणुका जी का सवाल है, और इनका सवाल जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और इसके साथ ही जनरल इंश्योरेंस पे भी इनका एक सवाल है। एक बार मैं लेवल बता देता हूँ लक्ष्मीकांत जी, ज़रा गौर कीजिएगा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 25 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 254 इनकी बाइंग प्राइस है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में, फिलहाल 242 चल रहा है। दूसरा स्टॉक जनरल इंश्योरेंस जीआईसीआरई अगर हम देखें तो ये 345 की इनकी बाइंग जीआईसीआरई में है, और एक महीने का शॉर्ट टर्म नजरिया इनका इस वक्त है इन दोनों ही स्टॉक में। बताइए क्या लग रहा है, क्या एक महीने में इनकी बाइंग प्राइस आने की उम्मीद? जी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ने एक सपोर्ट लिया हुआ है 50 डीएमए के पास, जो कि 235 के लेवल के आसपास है। तो मुझे यहाँ से लगता है एक पुल बैक मूव आ सकता है, जो कि इस स्टॉक को 255 से लेकर 260 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर सकता है स्टॉक। पर एक बार ये स्टॉक 260 के ऊपर ट्रेड करेगा तो बाइंग मोमेंटम एक्सेलरेट होगा। देन हमें 289 से लेकर 295 के अपर साइड के लेवल्स दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि 235 एक मेजर सपोर्ट है स्टॉक में, और यहाँ से एक पुल बैक आने की संभावना है। तो 235 के स्टॉप लॉस के साथ अगर इसको ये होल्ड करते हैं, तो मुझे लगता है आने वाले समय में इनको अपना बाइंग रेंज दिखाई दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बने रहने की सलाह। एक और स्टॉक था इनका, उस पर भी जरा राय दे दीजिए, जनरल इंश्योरेंस पे, जीआईसीआरई। जी, सो जीआईसीआरई इसके जो प्राइजेस हैं वो नेगेटिव क्रॉसओवर के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बेसिकली जो नेगेटिव क्रॉसओवर बना हुआ है 120 डीएमए के आसपास बना हुआ है। सो इसमें सेलिंग ही प्रेशर रहेगा जब तक ये स्टॉक 370 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, तब तक इसमें बाइंग मोमेंटम क्रिएट नहीं होगा। और अगर ये स्टॉक 300
311 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तब हमें इसमें सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा, जो कि इस स्टॉक को 275 तक निचले स्तर तक धकेल सकता है। तो 275 इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। तो खास रणनीति आपके इन दोनों ही स्टॉक पर आती हुई लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। एक व्हाट्सएप सवाल भी ले लेते हैं। गिरधारी लाल त्रिवेदी जी का सवाल है अदानी विल्मर पे, और इन्होंने 100 शेयर इनके परचेज किए हुए हैं। 365 रुपए के भाव पे अदानी विल्मर पे एंट्री है। संतोष जी, जरा अदानी विल्मर पे राय दीजिए, 365 की खरीद। देखिए, प्रॉब्लम इसमें जो थी कि अडानी खुद इस बिजनेस से निकलना चाहते हैं। अडानी और विल्मर का जो है एक जॉइंट वेंचर है ये, और इस बिजनेस से निकलना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि सोल रीजन केवल ये हो सकता है क्योंकि जिस स्पेस में है कंपनी, मोस्टली जो है तेल के एक्सट्रैक्शंस में है और बहुत सारे जो है एग्रो प्रोडक्ट्स में है, जहाँ पर कि मार्जिन बहुत थिन है। 2019 में 4% की मार्जिन थी, ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि टीटीएम बेसिस पे 2% की मार्जिन है। तो बिजनेस एज सच जहाँ पर मार्जिन कम होती हैं वो बिजनेस उतने प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, और टीटीएम पर इनके मुनाफे काफ़ी घटे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे बिजनेसेस में जहाँ पर कि प्रमोटर खुद निकलना चाह रहे हैं और बिजनेस की मार्जिन काफ़ी कम है, तो वहाँ पर जो है आपको भी निकलने की सोचनी चाहिए। किसी भी उछाल में मार्केट अभी अच्छे जो है बुल फेज पे है, तो यहाँ पर कभी भी उछाल हो तो उससे निकल जाए। तो कोई भी उछाल आए, यहाँ से आपको निकलने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर अच्छे संकेत फिलहाल हमारे एक्सपर्ट्स को नज़र नहीं आते। आज ढेर सारे सवाल जो हैं वो बहुत से ऐसे स्टॉक्स पे हैं जिनमें एक अच्छी रैली और अच्छा खासा मुनाफा भी लोगों ने बनाया है, वो साफ तौर पर हमें नज़र आ रहा है। चलिए कुछ और शेयरों को भी शामिल करते, कुछ और सवालों को भी शामिल करते हैं। और इस बीच RVNL पे हमारे एक दर्शक नज़रिया चाहते हैं, हालांकि उन्होंने नाम अपना नहीं बताया है। RVNL यहाँ से कैसा लग रहा है? संतोष जी, जरा आप ही राय दीजिए। ठीक है, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, मुझे लगता है कि रेलवे में जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जा रही है और सरकार का जो उद्यम है उसके कारण जो अपॉर्चुनिटी साइज काफ़ी है। दो थोड़ा सा हल्का महंगा दिख रहा है क्योंकि 37 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है, लेकिन ऐसी सारी कंपनियों की जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम है काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें कि रेल इज़ वन ऑफ देम। मुझे लगता है कि इस कंपनी में इस भाव पे या किसी भी गिरे हुए भाव पर आपको धीरे धीरे अकोमोडेट करें, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें। एटलीस्ट मुझे लगता है कि यहाँ से भी 30 से 35% की जो है गेन स्टॉक प्राइस में आ सकते हैं। तो ये रणनीति आपके लिए इस वक्त आती हुई। सूरज, हमारे दर्शक जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है, टाटा टेक इन्होंने 1138 की बाइंग की है। इसके अलावा टाटा केमिकल में 1137 रुपये 58 पैसे की इनकी बाइंग है। टाटा टेक में नुकसान हम साफ तौर पर देख रहे हैं, और टाटा केमिकल्स में हल्का मुनाफा इनको होता हुआ। लक्ष्मीकांत जी, टाटा टेक और टाटा केमिकल दोनों पर राय दीजिए, एक में फायदा एक में नुकसान। टाटा टेक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ सकता है 1150 के ऊपर। एक बार ये स्टॉक 1150 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, देन आफ्टर वी विल फर्दर अपसाइड मूव हमें दिखाई देगा, जो कि इस स्टॉक को 1230 से लेकर 1250 के लेवल्स तक ऊपर शो कर सकता है इसके प्राइजेस। जब तक इसमें 1150 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक इसमें एक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। हालांकि निचले साइड पर हमारे पास कुछ अच्छे सपोर्ट हैं जो कि 1050 के आसपास आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 1150 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक इसको 1050 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए। और जैसे ही एक बार ये स्टॉक 1150 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तब हमें 1230 से लेकर 1250 के लेवल्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये नजरिया गुजरात टेक और गुजरात केमिकल्स पर आपको मिलता हुआ। मैनक चंद चौधरी का सवाल है यूट्यूब पर, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट पर आगे की दिशा जानना चाहते हैं, किस तरह से आगे का नजरिया बन रहा है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, संतोष जी, कैसा लग रहा है यहाँ से आपको? देखिए, कंपनी अच्छी है, लेकिन लास्ट ईयर थोड़े प्रॉफिट इनकी कम आई थी, मार्जिन थोड़ी सी श्रिंक हुई थी, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड चूंकि इनके एक्सपेंशन प्लान है, 10% ऑफ द एसेट जो है वो एक्सपैंड करेगी कंपनी की, ऐसा बैलेंस शीट में उनके दिख रहा है। और थोड़ा सा ऑपरेटिंग मार्जिन जो है इस साल कम हुई थी, मतलब टीटीएम बेसिस पे इनफैक्ट कम हुई है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक जो है अच्छा है, गिरावट में आपको लेनी चाहिए, इन भाव पर नहीं। लेकिन अगर जहाँ भी थोड़ी गिरावट होती है, वैल्यूएशन भी रिजनेबल है,
चूंकि नंबर्स थोड़े से टेपिड थे, इसके कारण जो है स्टॉक प्राइस में गेन नहीं देखा हमने। साइडवेज कंसोलिडेशन है। निचले स्तर पे मुझे लगता है कि 160 से लेके 140 के बीच में अगर आपको मिलता है तो इसे एक्यूमुलेट करें। तो ये नज़रिया फिलहाल आपके स्टॉक पे। एक और हमारे दर्शक हैं, हालांकि उनका नाम एजी गेमिंग करके यूट्यूब पर आ रहा है, लेकिन उनका सवाल श्रीराम पिस्टन्स पे है। जी हाँ, एक बार फिर मैं नाम दोहरा दूं, श्रीराम पिस्टन्स एंड ड्रिंक्स लिमिटेड पे इनका सवाल है और इन्होंने लॉन्ग टर्म का टारगेट वो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये कैसा लग रहा है। श्रीराम पिस्टन्स कैसा लग रहा है लक्ष्मीकांत जी यहाँ से आपको लॉन्ग टर्म के नज़रिए से? ओवरऑल बुलिश ट्रेंड ही ये स्टॉक फॉलो कर रहा है और इसने एक जो पुल बैक दिखाया था वो 200 डीएमए के आसपास से दिखाया था। उसके बाद इसमें कंसिस्टेंट हायर टॉप्स हायर बॉटम के साथ ही फॉर्मेशन हो रहा है वीकली एज वेल एज मंथली चार्ट पे। तो मुझे लगता है कि इनको ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 112 और एक बार इसमें जब बाइंग मोमेंटम आएगा, जब ये इसमें ब्रेकआउट आएगा अबव 135 के ऊपर, सो ये बिल्कुल 135 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एक बार ये 135 के ऊपर क्लोज देगा तब हमें यहाँ से 175 से लेकर 180 के लेवल्स भी दिखाई दे रहे हैं स्टॉक्स में। सो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है और जब तक ये स्टॉक 112 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, जहां से स्टॉक हमें 175 180 के लेवल्स को भी शो कर सकता है। ठीक है, तो ये नजर आपके इस अहम स्टॉक पे। चलिए, इसी के साथ शेयर बाजार सबका अधिकार में हमें दीजिए इजाजत। अपने दोनों एक्सपर्ट लक्ष्मीकांत जी और संतोष जी, आप दोनों का बहुत बहुत हम शुक्रिया करेंगे, आपने हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन किया। एक बार फिर तरीका जान लीजिए कि आपके स्क्रीन पर हम लगातार एक स्कैनर पोस्ट कर रहे हैं, QR कोड पोस्ट कर रहे हैं। उस QR कोड के जरिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, फिर हम आपसे संपर्क साधेंगे। अपना सवाल अगर आप यूट्यूब पर भेज रहे हैं तो अपने शहर का नाम और उसके साथ ही अपना नज़रिया भी रखिए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कौन सा नज़रिया है ये भी आपको बताना होगा। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।